ऑल राइट एवरीवन। तो नवंबर 23 की अपनी एग्जाम प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए एक और वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट ने जितने भी नए क्वेश्चंस पूछे हमसे वो सारे, सर मतलब क्या? मतलब भाई नवंबर 21 जो अटेम्प्ट था, तब से लेकर नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए जितनी भी इंस्टीट्यूट ने आज तक आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम पेपर्स जो जो रिलीज कर चुका इंस्टीट्यूट, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में, मटेरियल्स में, क्वेश्चन पेपर्स में जो जो भी नए क्वेश्चन आए थे ना, जो इंस्टीट्यूट ने इस एग्जाम्स के दौरान फर्स्ट टाइम पूछे, इन पेपर्स में फर्स्ट टाइम पूछे, वो सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर दिए गए आपके लिए, जिनको आप रेफर कर सकते हो और करना ही चाहिए। अब ये स्पेशली वीडियो क्यों यूजफुल है पता है? अभी एग्जाम्पल के लिए आपने क्लासेस ली थी सर कुछ 1 साल पहले, 2 साल पहले, आप जो मटेरियल रेफर कर रहे हो वो एक एक दो दो साल पुराने, तो वो सारे नए क्वेश्चंस आपके मटेरियल और क्लासेस में शायद कवर नहीं हो पाए होंगे, राइट? तो इस सिंगल मटेरियल के थ्रू आप वो सारे क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो, राइट? तो जिस पीडीएफ की अब मैं बात करूंगा वो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड, ये वीडियो के दौरान हम उन सारे क्वेश्चंस के मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि यार इस क्वेश्चन में क्या नई बात है, क्या पुरानी बात है। ऑलराइट, कूल। तो बढ़िया सर। अच्छा, एक और चीज, ये वीडियो क्लास स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके मटेरियल में पहले से ही वो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वन। और सेकंड हमने क्लास में भी उनसे रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिए। फिर भी एक चीज जरूर सुन लीजिए, जब हमने क्लास में ये चीजें डिस्कस की थी, स्पेशली फॉर मे 23 एग्जाम, आई एम सेइंग मे 23 के क्वेश्चन हमने सारे क्लास में डिस्कस किए, लेकिन उस टाइम इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आउट नहीं था। ऑलराइट, तो अब अगर आप सोल्यूशन देखना चाह रहे हो, जो आपको देखना ही है ऑब्वियसली, विद इंस्टीट्यूट वो सारे सोल्यूशन जो इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में दिए, तो आप ये फाइल डाउनलोड कर लो। और स्पेशली मे 23 वाले क्वेश्चंस के लिए ये सजेस्टेड का आंसर एज इट इज आपको रेफर करना है। ऑलराइट, तो अगर थोड़ी बहुत कहीं डिस्क्रिपेंसीज होगी तो वो चीज क्योर हो जाएगी। वैसे भी उसके लिए मैंने ऑफिशियल सजेस्टेड के ऊपर एक वीडियो बना दिया है। कूल, पहली बात। दूसरा, फिर भी जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो और मन में जो है अच्छा सा कमेंट करके चले जाओ, ठीक है? सेकंड, एसएफएम में है ना, अब वो स्टूडेंट सर जो अभी भी कॉन्फिडेंस गैदर नहीं कर पा रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार एसएफएम हाथ से छूट रहा है, हमने क्लासेस नहीं की, टाइम होने के बावजूद क्लास नहीं ले पाए फॉर वॉट एवर रीजन। अगर आज एसएफएम में कॉन्फिडेंस नहीं, एक सही मटेरियल नहीं होने की वजह से, रेगुलर बैच भूल जाने की वजह से, फॉर वॉट एवर रीजन, तो अभी भी हमारे पास एक चांस है। क्या? सुन लीजिए, 18th ऑफ सितंबर, यस, ये जो मंडे आएगा ना, इसमें हम मॉर्निंग में रोज 3 से 4 घंटा क्लासेस लेंगे, राइट? एक पार बैच है जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको, जिसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पार बैच में हम 60 आवर्स में पूरा एसएफएम फिर से कंप्लीट करेंगे और उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को एग्जाम सुपर ओरिएंटेड मैनर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो अभी सर आई थिंक वी आर ऑल सेट। ये वाला फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, है ना? और ऐसे और भी सारे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स है, अगर देखना चाहो ना आप, जहाँ पे आप थियरी नोट्स को रेफर कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियोस है, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस भी है, राइट? वो भी आप रेफर कर सकते हो। सर अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस समझ लो, फाइल का सीक्वेंस कैसा है सर? सबसे पहले नवंबर 23 आरटीपी को लिया, इसमें पर्टिकुलरली एज सच कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है जो इंस्टीट्यूट ने उसकी साइड से फर्स्ट टाइम पूछा है। अब आते हैं मे 24, है ना? तो रिवर्स क्रोनोलॉजी में चीजें कवर की है। अभी मे 23 के एग्जाम पेपर की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था जो बायबैक के ऊपर है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, मे 21 में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, बट सिंस इस क्वेश्चन में एक एम्बिग्विटी थी, तो आई थॉट ऑफ कंसिडरिंग इट ओवर हियर। और इससे रिलेटेड मैं आपको चीजें बताना चाह रहा हूँ, सुनो। क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा है क्वेश्चन का, क्विक, अल्ट्रा क्विक सेंस लेना। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू पुट माय आईपैड ऑन चार्ज, एक सेकंड दे दीजिए प्लीज। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का अल्ट्रा क्विक सेंस देख लो क्या बनता है। सर ऐसा है कि कंपनी के पास अभी कितने शेयर्स हैं वो भी पता नहीं है ना, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट जितने भी शेयर्स है उसके 20% शेयर ये बायबैक करना चाह रही है, राइट? जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। और बायबैक किस पे करेंगे? एक प्रीमियम पे। तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट है, मतलब बायबैक करने के लिए जो भी प्राइस चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, वो कंपनी कहाँ से लाएगी? लोन के थ्रू। अब यहीं पे वो एम्बिग्विटी है, सुनिए। नवंबर 21 में जो सिमिलर क्वेश्चन आया था उसमें इन्होंने क्या कहा कि यार ये जो बायबैक करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो लोन से रेस कर लो। लेकिन मे 23 एग्जाम में क्या बोला कि बायबैक करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं, सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट लोन से रेस करना। मतलब आज अगर किसी शेयर की प्राइस मार्केट में समझो 500 है, और आप अगर 600 पे बायबैक कर रहे हो, तो ये जो 100 रुपया आप प्रीमियम दे रहे हो ना, ओवर एंड अबव मार्केट प्राइस, ओवर एंड अबव मार्केट प्राइस, ये प्रीमियम सर आप बैंक लोन से, बैंक लोन के फॉर्म में ले लेना। ऑलराइट, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको क्या इंटरप्रीट किया है कि पूरा अमाउंट, इस लाइन को इंस्टीट्यूट ने इंटरप्रीट कर दिया कि भाई पूरा बायबैक प्राइस हमें लोन के थ्रू अरेंज करना है, राइट?
वो जो लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट कैसे देंगे? जो भी कंपनी बिजनेस करती है, जो भी इंटरनली आप प्रॉफिट्स एंड ऑल अक्रू करते हैं उसके थ्रू। कंपनी का मार्केट कैप अभी 15,000 करोड़ है। इसका करंट पी रेशियो 600, करंट ईपीएस 600 रुपया और पी रेशियो 25 है। तो ईपीएस और पी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एमपीएस आ जाता है। 15,000 का एमपीएस है और 15,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है ना? मतलब कैन आई से 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है, जिसका 20% मेरे भाई बायबैक करना है। मतलब 20 लाख बायबैक करना है, तो बायबैक के बाद सिर्फ 80 लाख शेयर्स रह जाएंगे। ये क्वेश्चंस का थीम पता है कैसा होता है? इन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें बता दिया कि यार हमारे पास कितने शेयर्स है, टोटल अर्निंग्स कितना है, सीएमपी कितना है। वो जो एक बेसिक डिटेल होती है ना, सीएमपी, पी, एमपीएस, टोटल अर्निंग, टोटल मार्केट कैप, नंबर ऑफ शेयर, वो सारी डिटेल्स हम तक पहुंच गई। जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो पहुंचना थी वो थी पैट, कि अभी आज की तारीख में हमारा पैट है 600 करोड़। सर ये ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर मैंने बायबैक कर भी लिया, अगर मैंने बायबैक कर लिया ना, सर जी प्लीज ध्यान से सुनना, तो मैं लोन लूंगा और लोन लेकर शेयर्स रिपर्चेज कर लूंगा। करेक्ट? तो शेयर जब मैं लोन लूंगा तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो अभी वाला प्रॉफिट मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, और वो जो कम प्रॉफिट है फिर वो बचे हुए लोगों में ईपीएस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन डू यू अग्री, नंबर ऑफ शेयर भी तो कम हो जाएंगे टू 80 लैक्स फ्रॉम 1 करोड़। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का रिदम ऐसा बैठता है कि सर बायबैक के पहले की कुछ डिटेल्स है और बायबैक के बाद की कुछ डिटेल्स है। बाद वाली डिटेल्स देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि सर बायबैक के बाद शेयर का प्राइस 10,000 हो जाएगा, 15,000 से 1, और बायबैक के बाद पी सेम रहेगा। मतलब पी कितना रहेगा? 25। तो डू यू अग्री 10,000 का मार्केट प्राइस है और 25 का पी है, मतलब बायबैक के बाद का ईपीएस 400 हो जाएगा। और 400 के ईपीएस से अगर मैं 80 लाख शेयर्स देखूं तो बायबैक के बाद का पैट 320 करोड़ हो जाएगा। राइट? अब यहाँ पे एक चीज सुनना, यहाँ पे प्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे हमारे पास। पहला शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, और दूसरा, तो ये वाला अप्रोच भी सही है जो मैं अब बता रहा हूँ, है ना? तो जो मैं बता रहा हूँ वो शॉर्टकट है, वो बुक में नहीं लिखा है। वो इंस्टीट्यूट ने बोला दोनों तरीके हैं। एक तरीका जो हमने यहाँ ले रखा है प्रॉपर, और एक तरीका इंस्टीट्यूट ने बोला शॉर्टकट है। देखो, पहले अपना पैट था 600 करोड़, अब पैट बायबैक के बाद होगा 300 करोड़। तो सर ये पैट कम क्यों हो गया? पैट कम हो गया क्योंकि हमने लोन जो लिया ना बायबैक के लिए उसका इंटरेस्ट पेमेंट करा। सर पैट कितने से कम हुआ? 280 से। बट डू यू अग्री 280 इज अ पोस्ट टैक्स थिंग, है ना? पैट इज आफ्टर टैक्स ना। तो टैक्स कटने के बाद पैट में 280 का फर्क आया। मतलब डू यू अग्री दिस 280 इज जस्ट 70% ऑफ योर प्रॉफिट, है ना? थोड़ा सा एक अलग सेंस में स्पीड में चल रहे हैं इस वीडियो में। हाँ बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं समझा रहा हूँ, जैसे मैं क्लास में समझा रहा हूँ। ठीक है? 280 इज माई प्रॉफिट अवेलेबल, इज द डिक्रीज इन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में कम हुआ आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग 280। मतलब डू यू एग्री, अगर 280 टैक्स के बाद है, मतलब ये 70% ही पोर्शन होगा। 30% टैक्स के फॉर्म में जा चुका है, इसको 70% से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा प्री टैक्स बेसिस पे कितना प्रॉफिट कम हुआ है। पता चलेगा 400 रुपया कम हुआ। सर प्री टैक्स बेसिस पे क्यों कम कर रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स के पहले डिडक्ट होता है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि यार वो कितने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है। तो 400 रुपए का इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ, जिस पे टैक्स बेनिफिट मिला 30%, तो इफेक्टिवली 70% से ही प्रॉफिट कम हुआ, विच इज डिक्रीज ऑफ रुपीज 280। मतलब 400 करोड़, एवरीवन इन द क्लास, 400 करोड़ इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी पेड। मतलब सर हमें इंटरेस्ट से क्या काम है? हमें तो वो अमाउंट ऑफ लोन से काम है। जी हाँ, पहले इंटरेस्ट पता चलेगा और इंटरेस्ट का रेट होगा तो ही तो लोन का अमाउंट पता चलेगा। तो हमने बोला इंटरेस्ट विच कैन बी पेड 400 करोड़। तो कितना लोन हम ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट 400 हो? 400 करोड़ डिवाइडेड बाय 16%, मतलब 2500 करोड़ का लोन अमाउंट होगा। यहां तक सब सेट है, एम्बिग्विटी की कोई बात ही नहीं है। एम्बिग्विटी आई पिक्चर में। अब हमें क्या लग रहा है, जो 400 करोड़ का लोन है ये तो सिर्फ प्रीमियम के लिए है। मतलब सिर्फ वो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 400 करोड़ है। सॉरी 2500 करोड़, नॉट 400, 2500 करोड़। बट नहीं, इंस्टीट्यूट बोल रहा है 2500 करोड़ जो टोटल लोन का अमाउंट है, दैट इज फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ बायबैक, नॉट जस्ट द प्रीमियम। हमने कहा ठीक है, 2500 करोड़ लोन का अमाउंट है जिसमें हम 20 लाख शेयर्स बायबैक करेंगे। पर शेयर 12,500 रुपया हम पेमेंट करेंगे। कूल। तो 12,500 रुपए का बायबैक प्राइस आ गया। ठीक है? तो सर प्रीमियम कितना? अब एक और चीज सुनना। प्रीमियम नॉर्मली प्रीमियम प्री बायबैक प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है कि भाई साहब आज मार्केट में प्राइस 15,000 है,
अगर आप 17,000 पे बायबैक करते हो तो हम बोलते 2,000 का प्रीमियम। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है सर, 15,000 का मार्केट प्राइस है, 12,500 में कंपनी बायबैक करना चाहती, कोई बायबैक करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1। चलो वो छोड़ो प्रैक्टिकल इशू, आप तो क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने 12,500 को 15,000 की प्राइस से कंपेयर करने की जगह, प्री बायबैक प्राइस से कंपेयर करने की जगह, जो 10,000 की पोस्ट बायबैक प्राइस थी ना, 10,000 की जो एग्जामिनर ने सीएमपी दी है, उससे कंपेयर करके बोल दिया कि 2,500 का प्रीमियम है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। है ना? तो ये एक पॉइंट है जो मैंने सेल्फ नोट के फॉर्म में लिख दिया है। तो सर प्रीमियम का अमाउंट आपने 2500 रुपया रुपी टर्म्स में बता दिया और 25% परसेंटेज टर्म्स में बता दिया। ऑल राइट, कूल एवरीवन, ग्रेट। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो सर दिस वाज योर क्वेश्चन 1 which was there in May 23 and similar in May 21। सर May 23 एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया अगेन, जिसका मिलता जुलता नवंबर 20 में है, लेकिन मिलता जुलता है, सेम नहीं है। सर इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा एम्बिग्विटी, इसीलिए इसको यहाँ पर लेके आया, और थोड़ा तो अलग था भी। क्वेश्चन का अल्ट्रा क्विक सेंस देखना, वैल्यू एडेड रिस्क पे क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि यार आपको 4 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है सर? उतना करना है जितना मेरा बैंक बैलेंस सपोर्ट कर देता है। बैंक बैलेंस कितना सपोर्ट करता है? तो हमने बोला 11 करोड़ रुपया है, 63 करोड़ 42 लाख 560 रुपीज और आने वाले हैं, जिसमें 1,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस है। तो कितना रुपया है जो बैंक में अवेलेबल हो जाएगा? 11 करोड़ 63 लाख 41,560। ऑलराइट। अब इंस्टीट्यूट बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उतना इन्वेस्टमेंट करो कि मैक्सिमम पैसा लूज भी हो ना तो कितना लूज हो? बस 1163,560 लूज हो। मतलब ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वैल्यू ऑफ रिस्क, वैल्यू एट रिस्क का अमाउंट है कि लूज होके भी बस इससे ज्यादा लूज ना हो, क्योंकि मेरे पास लूज करने के लिए पैसा ही इतना है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लॉस विच इज वैल्यू एट रिस्क। हमें कैलकुलेट करना है कि इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है और कौन सी सिक्योरिटी में। तो इसमें सर पहली बात तो ये जान लो, सर वैल्यू एट रिस्क के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें देखना पड़ेगा कि सर परसेंटेज टर्म्स में मैक्सिमम लॉस कितना होगा। और परसेंटेज टर्म्स का मैक्सिमम लॉस डिपेंड करता है एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय जेड स्कोर, दैट इज मैक्सिमम लॉस इन परसेंटेज टर्म्स। तो सर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों सिक्योरिटीज के कैलकुलेट करने गए एक्स और वाई के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सर, यहाँ पे एक और फिर एम्बिग्विटी आ गई। सर नॉर्मली जो रिटर्न का डेटा दिया होता है ना, वो एनुअल होता है। तो हमें लगा कि यार ये भी डेटा एनुअल है, मतलब लॉजिकली इससे जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना मेरे भाई, वो 365 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हमारा टाइम पीरियड कितने दिन का है? सिर्फ 4 दिन का है। तो 4 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन अब कैसे कैलकुलेट करें? ये एक नॉर्मल सोचने का तरीका होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, ये जो गिवन डेटा है ना, ये सिर्फ 1 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहां एम्बिग्विटी है। और जो मैंने एग्जाम वाले दिन जो वीडियो रिलीज किया था उसी में बता दिया था कि भाई कितने दिन का एसडीए बताओ तो सही। नहीं बताया, हमने कहा चलो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने एज्यूम किया कि भाई ये 1 दिन का एसडी है। तो हमने कहा अगर इससे जो एसडी कैलकुलेट होकर आया है ना, कौन सा वाला नंबर, ये 1.3 और 4.8 का जो सॉरी वेरियांस, दिस इज वेरियांस जो कैलकुलेट होकर आया 1 दिन का, तो 4 दिन का कितना इंटू 4 कर दो। तो फिर 4 दिन का वेरियांस इतना, तो 4 दिन का एसडी कितना अंडर रूट कर दो। तो 4 दिन का एसडी 2.28 और 4.38 आया। अब हमने बोला मैं मैक्सिमम लॉस कितना ले सकता हूं, तो हमने बोला जो भी आपका 4 दिन का एसडी है मल्टीप्लाइड बाय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितने पे देखना है, 99%, उसका जेड स्कोर होता है 2.33। तो 2.33 में जब आपने मल्टीप्लाई किए आपका एसडी, तो इंटरप्रिटेशन सुनना, 5.3124 का इंटरप्रिटेशन सुनना, मतलब 4 दिन में मैक्सिमम मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लूज हो सकता है। ये बात मैं 99% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5.3124 ही लूज हो सकता है। और सेकेंड केस में सिंस इसका फ्लक्चुएशन नेचुरली ही ज्यादा था, तो इसमें अमाउंट ऑफ लॉस ज्यादा भी हो सकता है शायद, तो इसका मैक्सिमम 10.2054 परसेंटेज वैल्यू लूज हो सकती है 4 दिन में। ये बात मैं 99% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। तो परसेंटेज टर्म्स में आप बोल रहे हो मैं इतना लूज कर सकता हूं, एब्सोल्यूट अमाउंट में आप बोल रहे हो मैं इतना लूज कर सकता हूं। तो भाई प्लीज अब एक लाइन सुनना, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं जिसका 5.3124 लूज हो भी जाए ना, तो इससे ज्यादा नहीं हो। तो एक्स का वो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग किसके बराबर होना चाहिए? 11 करोड़ 63 लाख समथिंग समथिंग पे बराबर होना चाहिए। तो एक्स कितना?
1163 रेस्पेक्टिव नंबर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज डाउनफॉल, जो कहता है 219 करोड़ एंड 114 करोड़। तो हम बोलेंगे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करना बेटर है, एक्स में, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट? क्योंकि 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 अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा रहेगा, देखो अब सुन लो, ये डेप्थ मैंने जस्ट अभी स्ट्राइक हुई जो इंस्टीट्यूट ने नहीं बताई है, बट सुन लो, जब आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डू यू अग्री एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपका सेम ही है ना? जब मेरे भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है तो फिर तो ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेम रिस्क लेकर हमें ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा, क्योंकि रिस्क दोनों में सेम लिए। मैक्सिमम कितना लूज होने का डर है? 1163। इतना लूज करके इसमें ज्यादा कमा पाएंगे, विच इज वाई इन्वेस्ट हियर। अब एक सेल्फ नोट में वो बात लिख दी जो मैंने आपको 1 दिन 4 दिन वाली समझाई थी। क्वेश्चन सेकंड डन एवरीवन। कूल, आ जाओ भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, May 23 एग्जाम में पूछा गया, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुन। क्वेश्चन बोल रहा है सुनिए कि एक से अगले 7 साल तक ग्रोथ रेट क्या रहेगी? अगले 4 साल तक 20-20-20%, है ना? और उसके बाद 19-18-17% 3 साल तक। उसके बाद ये ग्रोथ रेट किसी एक पर्टिकुलर रेट पे आके स्टेबलाइज हो जाएगी, कितनी नहीं बताया, है ना? जिस भी रेट से स्टेबलाइज होगी फिर फॉरएवर उस रेट से ग्रो करती रहेगी डिविडेंड। अब ये वाले सारे, अगर अगर ये सिनेरियो है ग्रोथ का, ईयर 1 का डिविडेंड 6 दिया है, तो बोल रहे वो एक्स, वो 8th ईयर ऑनवर्ड्स ग्रोथ कितनी होगी? तो सर इसके लिए इन्होंने हमें बैक कैलकुलेट करना है ग्रोथ, बट क्या इन्होंने आज हमें प्राइस दे दिया क्या? जी हाँ। बोल रहे जो हमारा प्राइस होता है ना, प्लीज ध्यान से सुनना। हमने बोला अगले 7 साल, जबकि ग्रोथ क्लियरली दी है, तब के डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उनका पीवी कर देते हैं, और पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना आ जाता है? 34.60। ऑलराइट, तो हमने बोला आज हमारा शेयर प्राइस क्या होगा? 0 से 7 वाले डिविडेंड्स का पीवी प्लस 8 से लेके इंफिनिटी तक मिलने वाले सारे डिविडेंड्स का पीवी। तो हमने बोला 8 से लेके इंफिनिटी का टर्मिनल वैल्यू तो हम 7th ईयर के एंड में फाइंड आउट कर ही लेंगे। 8 से लेके इंफिनिटी में मिलने वाले सारे डिविडेंड्स के पीवी को क्या मैं बोल सकता हूं? टर्मिनल वैल्यू ऑफ 7th ईयर, जो हम फाइंड आउट करना है, जो अगर हमें मिल जाए तो हम पीवी कर देंगे। तो हमने कहा 7th ईयर के एंड में जो टीवी होगा, मतलब डू यू अग्री 7th ईयर के एंड वाला डीवी, मतलब टीवी मतलब D8 डिवाइड बाय के माइनस जी, D8 डिवाइड बाय के माइनस जी। सर D7 हमारे पास है 17.04। D8 मिल नहीं सकता क्योंकि 8th ईयर की ग्रोथ नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, D7 लिया इंटू 1 + G लिया, ये 8th ईयर वाली ग्रोथ है जो फॉरएवर भी चलेगी। डिवाइडेड बाय के है 20%, जी को फिर से जी रखा, ये हो गया टर्मिनल वैल्यू ऑफ 7th ईयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, जिसको हमने 7 ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो क्वेश्चन में ही दिए गए वही यूज करना है, से मल्टीप्लाई किया तो पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू आ गया। तो आज मेरे शेयर का प्राइस क्या है? 0 से 7 मिलने वाले डिविडेंड्स का पीवी और 8 से इंफिनिटी तक मिलने वाले डिविडेंड्स का पीवी, जो टर्मिनल वैल्यू के थ्रू हम डिस्काउंटिंग करके लाए हैं, राइट? इस और ये सब आज किसके बराबर है? 172.45 जो एग्जामिनर ने शेयर प्राइस दी है। सर इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, विच इज द ग्रोथ, जो आप बैक कैलकुलेट करेंगे तो 16% आ जाएगी। तो हमने क्या बोला कि यार वो जो स्टेबल वाली ग्रोथ रेट है ना, 16% है, तो इस प्राइस में आज छुपी। पूछ रहे हैं अगर आपकी टारगेट ग्रोथ रेट 15% है तो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे क्या? हमने कहा करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 15% ग्रो करे, लेकिन शेयर एक्चुअल में 16% ग्रो करेगा, तो दिस इज अ गुड थिंग, वी वुड वांट टू इन्वेस्ट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी चीज इसमें से पर्टिकुलरली समझ ना आए ना, तो आप कमेंट करके प्लीज इस वीडियो के एंड में लिख देना। कूल, नेक्स्ट सर फोर्थ क्वेश्चन। याद है हमारे पास नवंबर 20 अराउंड में एक आईबी और जैकी का क्वेश्चन था स्वैप का, बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सुनो सुनो, मैं क्विकली लिख देता हूं कि किसका क्या है। सर एसएफ विशेस टू बोरो एट फ्लोटिंग, तो एसएफ को करना है फ्लोटिंग में, ठीक है? तो सर ये इसका डिजायर्ड रेट है, ये इसका डिजायर्ड रेट है। एसएफ बोला मैं इस पे करना चाहता हूँ, आईएफ बोला मैं इस पे करना चाह रहा हूँ। हमने कहा ये तो नुकसान है, क्योंकि ऐसे करके आप करोगे ना, तो दोनों की अगर कॉस्ट अगर हम बताएं, दोनों की कॉस्ट इफेक्टिवली कितनी आ जाती है? BPLR प्लस 4.5। लेकिन अगर हम आपको उल्टा करा दें, है ना, फिर बाद में स्वैप करा देंगे ताकि आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंच जाओ, पर आज अगर उल्टा करा दें तो आपकी कॉस्ट है 11 BPLR प्लस 4, मतलब हमारी वजह से आपका 0.5% बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि भाई 0.5 का तो हमें कमीशन देना है, तो फिर स्वैप का फायदा क्या? कंपनीज अग्री क्यों करेगी अगर उनको कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो? क्योंकि 0.5 जितना बचा है सब कमीशन देते हैं। तो एक लाइन सुनिए,
IF requires minimum gain of 20 basis point, SF requires minimum gain of 10 basis point। रेस्पेक्टिव पार्टी ने अपनी अपनी कंडीशन रख दी कि भाई मुझे मिनिमम 20 बेसिस पॉइंट चाहिए, मुझे मिनिमम 10 बेसिस पॉइंट चाहिए, और बैंक बोल रहा है कि मुझे 50 चाहिए। तो इसीलिए बैंक ने बोला कि यार देखो मुझे तो डील करना है, तो 50 बेसिस पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा इन दोनों को देना पड़ भी गया ना, 30 बेसिस पॉइंट चला भी गया तो मेरे पॉकेट में एटलीस्ट 20 बेसिस पॉइंट तो आएगा, मैं कुछ तो कमाऊंगा। इसीलिए हमने बोला कमीशन का एक पार्ट फॉरगो भी करना पड़े तो वी आर इन फॉर इट, एटलीस्ट वी आर कीन टू डू द डील। ऑलराइट, तो सर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोई एडवांटेज है क्या आईएफ और एसएफ को? जी हाँ, हमने कहा देखो, हमने कहा देखो आईएफ, ध्यान से सुनिए सब, आईएफ को दोनों जगह सस्ता मिल रहा है, फ्लोटिंग और फिक्स आईएफ को दोनों जगह सस्ता मिल रहा है एज कंपेयर टू एसएफ। लेकिन प्लीज बताओ रिलेटिव बेसिस पे आईएफ आपको कौन से मार्केट में फायदे में दिख रहा है? देखो यहां बोरो किया ना तो आईएफ को 0.5% का ही फायदा, लेकिन इधर बोरो किया तो आईएफ को 1% का फायदा। तो हम बोलेंगे आईएफ हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन फ्लोटिंग मार्केट, है ना, और एसएफ, एसएफ हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज। एसएफ का कंपेरेटिव एडवांटेज कैसा, आप इधर से कंपेयर करो, अगर एसएफ फ्लोटिंग रहेगा तो उसको आईएफ के कंपैरिजन में 1% ज्यादा देना है, लेकिन वो फिक्स रहेगा तो उसको सिर्फ 0.5 ज्यादा देना है। मतलब एसएफ हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन फिक्स मार्केट। ये बात यहां लिख दी। इज देयर एनी कंपैरेटिव एडवांटेज? हमने कहा यस इट इज। सेकंड सेकंड बोल रहे स्वैप अरेंज पॉसिबल है क्या? हमने कहा पॉसिबल है ना। 0.5 बचेगा, 0.5 में कुछ कमीशन देना है। कमीशन कितना दे सकते हैं सर? क्या पूरा 0.5 दे सकते हैं? नहीं, हमने नीचे बैक कैलकुलेट किया कमीशन कितना। हमने कहा 0.5 का कमीशन देना था, सुनिए, हमने बोला सॉरी, हमने कहा 0.5 का अभी ग्रॉस सेविंग है, लेकिन पूरा कमीशन में से क्या हुआ है जो दोनों पार्टीज की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है 0.2 और 0.1% की, उसको माइनस करके देख लो कि मैक्सिमम मैं कितना रख सकता हूँ कमीशन के फॉर्म में। वो यहाँ माइनस कर दिया कि भाई 0.2 का कमीशन देना है तो नेट सेविंग्स 0.3 की है जो दोनों पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हेंस अ बेनिफिशियल स्वैप कैन बी अरेंज्ड। तो उनने बोला यार अगर ये स्वैप दे दिया तो इफेक्टिवली ये कंपनीज कितना इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करेगी, ये स्वैप कर दिया तो ये इफेक्टिवली कंपनीज कितने इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करेगी? हमने कहा बहुत आसान। सुनिए, हमने कहा अगर ये खुद बोरो करने जाती तो आईएफ किस रेट पे बोरो कर पाती? 3%, क्योंकि आईएफ का तो भाई डिजायर ही था 3% पे। हमने इनको स्वैप के थ्रू फिक्स ले आए। आईएफ डायरेक्टली फिक्स ला रही थी, हमने आईएफ को पहले ये करवाया, है ना, ये करवा दिया जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल, और ये करवा के स्वैप के थ्रू हम इसको फिक्स पे तो ले आए। आपको इस क्वेश्चन में स्वैप बनाना ही नहीं है, प्लीज समझना, कोई स्टूडेंट स्वैप में नहीं उलझेगा। हम बोलेंगे आईएफ आप खुद करते तो 3% पे कर पाते, हमारी वजह से स्वैप की वजह से आपको 20 बेसिस पॉइंट्स का अर्निंग हुआ है, सेविंग हुआ है, तो अब आपका फिक्स आप 2.8 पर ही बोरो कर पाए हो। दिस इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट अंडर द स्वैप। सिमिलरली एसएफ को बोला खुद जाते तो बीपीएलआर प्लस 1.5 पे कर पाते, हमारी वजह से 0.1 का अर्निंग, अब आपकी इफेक्टिव कॉस्ट बीपीएलआर प्लस 1.4%। एवरीवन, ये क्वेश्चन भी मई 23 में पूछा गया जिसमें नई बात पर्टिकुलरली ये जो अंडरस्टैंडिंग द एडजस्टमेंट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट्स एंड 10 बेसिस पॉइंट्स था। कूल, चलो ग्रेट। सर क्वेश्चन नंबर 5 वापस मई 23 में पूछा गया इंस्टीट्यूट की साइड से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि सर हमारे पास दो म्यूचुअल फंड है, स्मार्ट और ग्रोथ, जिसमें जेनसन सल्फा 1.1 और 1.5 है। सर जेनसन सल्फा क्या होता है? हाउ मच इज योर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्चुअल रिटर्न रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना, रिलेटिव टू रिक्वायर्ड रिटर्न भी बोल सकते हैं कि यार सीएपीएम के अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायर्ड रिटर्न था कि, क्योंकि सीएपीएम इज बेस्ड ऑन बीटा, तो हमने कहा जितना आपका बीटा है, जितनी आपकी रिस्क है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका इतना रिक्वायर्ड होना चाहिए। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड कितना मिलने वाला है या फिर आपको एक्चुअल कितना मिल चुका है, किसी को भी रिक्वायर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। रिक्वायर्ड से क्या कंपेयर करोगे? अगर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड कंपेयर करोगे, अगर पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तो एक्चुअल कंपेयर करोगे। इसमें हमें दिया एक्चुअल, तो हम हमारे एक्चुअल को रिक्वायर्ड से कंपेयर करके बोलेंगे कि अच्छा जेनसन सल्फा 1.1 है, मतलब एक्चुअल सीएपीएम वाले रिक्वायर्ड रिटर्न के कंपैरिजन में 1.1 ज्यादा था स्मार्ट के केस में, और ग्रोथ के केस में 1.5 ज्यादा था। अग्रीड? चले आगे तो आओ। सर हमारा एक्चुअल रिटर्न 8.5 और 9.1 है, जो 1.1 और 1.5% ज्यादा है, तो हम क्या बैक कैलकुलेट करके सीएपीएम का फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, सीएपीएम के अकॉर्डिंग हमारा रिक्वायर्ड 7.4 और 7.6 होना था। सर सीएपीएम कैसे आता है? आरएम प्लस बीटा इंटू आरएफ, सॉरी आरएफ प्लस, माय बैड, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ।
Cool. हमें इस सारी इंफॉर्मेशन में से क्या क्या दिया है? हमें दिया है सिर्फ रिस्क प्रीमियम। अब सर इसमें भी कंफ्यूजन, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम होगा या मार्केट रिस्क प्रीमियम? भाई दो सिक्योरिटीज के लिए अगर कोई प्रीमियम सेम है तो वो मार्केट रिस्क प्रीमियम ही हो सकता है। क्यों सर? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी तो सेम होता है। देखो आरएम माइनस आरएफ तो सर सबके लिए कॉमन है, बट इमेजिन अगर दो शेयर्स का बीटा भी सेम है तो उनका तो सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी कॉमन हो जाएगा। जी हाँ, बट मेरे भाई अगर बीटा सेम होता तो सीएपीएम के अकॉर्डिंग रिटर्न भी तो सेम आ जाता ना। वो नहीं आया, मतलब बीटा अलग है, और बीटा अलग है मतलब ये जो सेम है ये सिर्फ मार्केट रिस्क प्रीमियम है। कॉमन सेंस। राइट, आइए हमने कहा सीएपीएम का फॉर्मूला रखते हैं। हमने कहा 7.4 7.6 इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एम माइनस आर एफ मार्केट रिस्क प्रीमियम 4% मिल गया है ना, ये मिल गया। इस दोनों इक्वेशंस में एक ही नंबर में इंडिविजुअली क्या क्या नंबर मिसिंग है? आर एफ जो कॉमन होगा और रेस्पेक्टिव सिक्योरिटी का बीटा, रेस्पेक्टिव सिक्योरिटी का बीटा, बीटा ऑफ स्मार्ट, बीटा ऑफ ग्रोथ। कूल। एक और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी ट्रेनर्स रेशियो। यहां पे एक बहुत बड़ा कैच था जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए। कैच मेरे भाई क्या था कि रेशियोज देखो ये सब परसेंटेज में दिए, लेकिन ट्रेनर्स रेशियो इन्होंने डेसिमल में दे दिया। मतलब ट्रेनर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर जो भी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होता है माइनस रिस्क फ्री रेट होता है डिवाइड बाय बीटा। अब अगर इन रिटर्न्स को परसेंटेज टर्म्स में ले तो ट्रेनर्स का आंसर परसेंटेज में आता है, और अगर इस रिटर्न को डेसिमल टर्म्स में ले तो ट्रेनर्स का आंसर डेसिमल में आता है। अगर ट्रेनर्स का आंसर डेसिमल में है मतलब डू यू रियलाइज ये रिटर्न्स भी डेसिमल में लिए होंगे। मतलब अगर मुझे इसको देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके मैं देख सकता हूँ कि ट्रेनर्स रेशियो ऑफ स्मार्ट इज 7.14 एंड फॉर दिस इट इज 7.75, जिसका फॉर्मूला होता है जो भी आपके पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न है 8.5 9.1 माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव बीटा। अब अगर आप ई और एफ रेस्पेक्टिव इक्वेशंस कंपेयर करोगे, मतलब स्मार्ट के लिए इक्वेशन 1 2 और ग्रोथ के लिए इक्वेशन 1 2, तो आपको पता चलेगा स्मार्ट के लिए भी दो ही नंबर मिसिंग है, बीटा ऑफ स्मार्ट और आर एफ। और ग्रोथ में भी दो ही नंबर मिसिंग है, बीटा ऑफ ग्रोथ और आर एफ। इन इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करना क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करोगे तो आर एफ दोनों ही केस में सेम आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आर एफ तो मार्केट का होता है, सिक्योरिटी का नहीं होता है। और उस आर एफ की मदद से जब आप बीटा कैलकुलेट करोगे, या फिर पहले बीटा कैलकुलेट कर लो 0.35 0.4 और उससे आर एफ कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। ये दो काम हमने इंस्टीट्यूट को करके बता दिए। बोल रहे सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन सर जी बहुत सिंपल होती है। सीएपीएम की इक्वेशन में नंबर्स पुट कर देना, जहां पे बीटा को वेरिएबल के फॉर्म में रहने देना, आरएफ और आरएम के नंबर पुट कर देना, बीटा को वेरिएबल के फॉर्म में रहने देना, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी वेरिएबल बन जाएगा। तो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ऑलराइट, ये था सर क्वेश्चन फ्रॉम मे 23। मे 23 में दिया गया एक और क्वेश्चन मर्जर्स एक्विजिशन पे जो नया है, प्लीज सुनिए सुनिए। इसमें बोल रहे हैं कि सर हमें कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, है ना। हमारी कंपनी का आज पी रेशियो 15 है, हमारा ईपीएस 5 है, और सर हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 लाख है। तो हमने कहा 2 लाख शेयर्स इंटू 5 का अगर ईपीएस करें तो 10 लाख का अपना टोटल अर्निंग्स है। ऑलराइट कूल। ये बोल रहे हैं हमें कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, बट जिस कंपनी को एक्वायर करेंगे ना पहले उसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। और बोल रहे हैं कि उसका वैल्यू हमें दिया नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि जिस कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं उसका प्राइस आज 50,000 है। उसके नंबर ऑफ शेयर्स, माय बैड, उसके नंबर ऑफ शेयर्स आज 50,000 है, और हमारा रेशियो 4:5 है। मतलब उसके 50,000 के अगेंस्ट हम हमारे कितने शेयर्स देंगे? उसको 40,000 दिए जाएंगे। ठीक है। और बोल रहे मर्जर के बाद जो एंटिटी है, मर्जर के बाद जो एंटिटी है सीधे पोस्ट मर्जर ईपीएस दे दिया भाई साहब 5.5। सिचुएशन समझ रहे हो? पोस्ट मर्जर ईपीएस आपके सामने है। प्री मर्जर एक कंपनी का अर्निंग्स आपके पास अवेलेबल है, प्री मर्जर दूसरी कंपनी का अर्निंग्स फाइंड आउट कर सकते हो क्या? वही पूछा गया जी हाँ। वो बेसिक्स अपना फॉर्मूला समझ में आता है ना। पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल्स टू पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर टोटल नंबर ऑफ शेयर। पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग क्या होता है? मेरा अर्निंग प्लस आपका अर्निंग प्लस सिनर्जी, अगर कोई है तो। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? मेरा शेयर प्लस आपका शेयर, मतलब जो आपको इशू किया गया 50 नहीं 40 बोल रहा हूँ 40। राइट, तो बस वही थॉट लगाया हमने। कहा सुनो, पोस्ट मर्जर देखो, या तो आप इसको टेबुलर फॉर्मेट चला सकते हो या फिर जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो चला सकते हो। टेबुलर बोलेगा कि देखो बाद में हमारा ईपीएस कहाँ गया क्वेश्चन? बाद में हमारा ईपीएस इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.5। 5.5 का ईपीएस कितने शेयर्स में मिलेगा हमें? प्लीज ध्यान से सुनना। 2 लाख शेयर्स अभी हमारे हैं, 40,000 और इशू किए जाएंगे,
240 शेयर्स पे 5.5 का ईपीएस मिलेगा, मतलब मर्जर के बाद की टोटल अर्निंग्स है 1320। अज्यूमिंग कोई सिनर्जी नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, वैसे तो दिया गया, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विच मींस यू कैन अज्यूम इट टू बी जीरो। कूल। तो बोल रहे हैं भाई साहब 1320 में से 10 की अर्निंग तो अक्वायरर की है, मतलब टारगेट की कितनी होगी कि टोटल 1320 हो गया सर, 320 टारगेट की टोटल अर्निंग्स होगी, जो 550,000 शेयर से जब आप डिवाइड करते हो तो ईपीएस 6.4 का आ जाता है। ऑलराइट। वो बोल रहे हैं अगर टारगेट एसपीएल का पीई 10 है तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, हमने कहा 10 का पीई इंटू 674 का ईपीएस 64 का मार्केट प्राइस। और बोल रहे नंबर ऑफ शेयर, हाँ कितने शेयर्स इश्यू करें अगर हम अर्निंग्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो डू यू एग्री ईपीएस मेंटेन करना है मतलब एक्सचेंज रेशियो इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस। ईपीएस के फॉर्म में एक्सचेंज रेशियो कितना हो जाएगा 6.4:5। 6.4 टारगेट डिवाइड बाय अक्वायरर। प्लीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टारगेट का ईपीएस ज्यादा है तो आ जाने दो, क्या बात पर क्या फर्क पड़ता है, फिर भी टारगेट का ईपीएस हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, अक्वायरर का डिनोमिनेटर में। तो 6.4:5 का रेशियो होगा जिसमें नंबर ऑफ शेयर होंगे 64,000। Everyone, this was the last question asked by Institute, which was something new for May 23। May 23 की मेरे भाई आरटीपी की बात करें तो एक भी नया क्वेश्चन नहीं था। May 23 की एमटी में बात करें तो एक नया क्वेश्चन था। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, हमने तो ये क्वेश्चन पहले ही कर रखा है, हमने को तो पता है ये क्वेश्चन कौन सा है सर, पहले आपकी बुक में भी दिया गया है, सुन लो शांति से सुन लो। इंस्टीट्यूट की आदत है क्या करता है, सेम क्वेश्चन देता है, इन टाइम पे एक छोटी सी चीज चेंज कर देता है, छोटी सी चीज चेंज करता है तो स्टूडेंट उस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाते और वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाता है। प्लीज प्रिसाइजली सुन लेना क्या फर्क है, राइट। जब हम आके बोल देते हैं ना रैंडमली कि यार इस आरटीपी में तो कुछ भी नया नहीं है, इस एमटीपी में तो कुछ नया नहीं है, मेरे बुक में सब कुछ इंक्लूडेड है, छोटी छोटे 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 चेंजेस मैटर करते हैं जो ऑब्जर्व किए जाने चाहिए बाय अ फैकल्टी सो दैट स्टूडेंट शुड हैव द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। सुनिए, मैं May 23 की एमटीपी में इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दिया। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, 3 महीने का प्रीमियम इतना, 6 महीने का इतना, 3 महीने का इतना, 6 का इतना, फॉरवर्ड प्रीमियम बोल रहा हूँ मैं, व्हाट डू यू कॉल इट, स्वैप पॉइंट्स, मार्जिन, स्वैप मार्जिन। तो बोल रहे 5 महीने का फॉरवर्ड, 5 महीने का इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स बताओ। नई बात लेके आ गए। अभी तक प्रोसेस पता है क्या थी, अभी तक प्रोसेस ये थी, प्लीज सुनो, हमें स्विस फ्रैंक पर डॉलर का रेट दिया है और डॉलर पर पाउंड का रेट दिया है, स्विस फ्रैंक पर डॉलर दिया है, डॉलर पर पाउंड दिया है, तो क्या हम उससे स्विस फ्रैंक पर पाउंड का रेट फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, स्पॉट में भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं। तो बोले स्पॉट और फॉरवर्ड, इस रेट का स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों कैलकुलेट करो और बताओ इसके बीच में स्वैप मार्जिन, फॉरवर्ड पॉइंट्स कितना है। बट ये जो फॉरवर्ड लोगे ना 5 मंथ वाला फॉरवर्ड लेना। अब सर टू फाइंड आउट CHF पर पाउंड रेट, डू यू रियलाइज वील हैव टू मल्टीप्लाई द टू क्रॉस रेट। और अगर इन दोनों का हम अगर हमें CHF पर पाउंड का फॉरवर्ड फाइंड करना है तो पहले इन दोनों के फॉरवर्ड फाइंड करो और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसका क्रॉस करेंसी करो, देन फाइंड आउट फॉरवर्ड ऑफ CHF पर पाउंड। लेकिन भाई साहब इसका 5 मंथ फॉरवर्ड कैसे करे, 3 मंथ और 6 महीने का पॉइंट दिया है, तो वही तो बात है। सुनो, अब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ फ्लो गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता है। सुनिए, हमने कहा अगर स्पॉट की बात करें, बिड और आस्क की बात करें, है ना, बिड और आस्क की बात करें, तो ये स्विस फ्रैंक पर डॉलर का रेट, सॉरी ये वाला, ये स्विस फ्रैंक पर डॉलर, ये डॉलर पर पाउंड, तो मल्टीप्लाई किया तो स्विस फ्रैंक पर पाउंड का रेट बिड आ गया और आस्क आ गया विच इज स्पॉट। अभी 5 मंथ जब फॉरवर्ड पे बात आई तो पहले इंटरपोलेट करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा कि 3 महीने का पॉइंट इतना, 6 महीने का इतना, बिड और आस्क दोनों के लिए इंटरपोलेट करना, 3 महीने का पॉइंट इतना, 6 महीने का इतना, तो 5 महीने का कितना, इंटरपोलेट करोगे आप, है ना। इंडिविजुअल रेट्स की बात कर रही है, पहले हम स्विस फ्रैंक पर डॉलर को इंटर रेट को पोलेट किया तो 5 महीने के रेट्स आ गए, स्विस फ्रैंक पर डॉलर के स्पॉट रेट में जब 5 महीने के स्वैप पॉइंट्स ऐड किए तो उनका 5 महीने का फॉरवर्ड का रेट आ गया, इसको अभी रख दो। फिर डॉलर पर पाउंड पे आए, इंटरपोलेट करके 5 महीने के रेट फाइंड किए, रेट डिस्काउंटिंग रेट निकल के आ गए, मतलब माइनस हो गए, ध्यान से सुनना। तो स्पॉट रेट में से जब वो 5 महीने के फॉरवर्ड पॉइंट माइनस किए बीइंग डिस्काउंट, तो 5 महीने का फॉरवर्ड रेट आ गया डॉलर पर पाउंड। तो 5 महीने का फॉरवर्ड रेट स्विस फ्रैंक पर डॉलर रखा हुआ था और डॉलर पर पाउंड अब आ चुका है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्विस फ्रैंक पर पाउंड 5 महीने के फॉरवर्ड रेट आ गया, राइट। और जब 5 महीने के बिड आस्क में फॉरवर्ड रेट है और आपके पास स्पॉट रेट है तो माइनस करोगे तो डिस्काउंट के पॉइंट आप सभी के सामने, क्योंकि स्पॉट ज्यादा है।
ऑलराइट, और इससे भी कंफर्म कर सकते हो हाई लो से डिस्काउंट आता है। दिस वाज द न्यू थिंग इन मे 23 एमटीपी, जो इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया और स्टूडेंट और टीचर्स की नजरों से स्किप हो गया। ऑलराइट, कूल। मे 23 का हमने ये मे 23 का हमने ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ है सर। मे 23 की एमटीपी में एक और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अल्ट्रा इजी है बट नया था तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। क्वेश्चन बोले हमारे पास 3 स्टॉक डिबेंचर है, इनके रेस्पेक्टिव बीटा है, हमें इन चारों का एक पोर्टफोलियो बनाना है। हम इसका कितना कितना प्रोपोर्शन में पोर्टफोलियो बनाएं कि हमारे पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना हो, मार्केट के बराबर, विच इज 1। तो हमने कहा रुको, weight of A into beta of A, weight of B into beta of C, weight of C into beta of C and weight of D into beta of D, ये फॉर्मूला लगाया और इक्वल किया 1। तो हमने कहा सर इसमें तो ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, लोड क्या है, इसका बीटा 0 ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ये टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन बचेगी इतनी जिसमें क्या पता है सर, बीटा ऑफ सी पता है, वेट ऑफ सी नहीं पता है, तो वेट ऑफ सी बैक कैलकुलेट कर लेंगे 36.56। हमने कहा रुको, टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख का, जिसमें ए और बी के वेट देखें तो 20 और 25% और सी का 36%। तो 1 में से इन तीनों के वेट माइनस करेंगे तो डी का वेट आ जाएगा क्या, हाँ 18.44%। तो 20 लैक्स का 36% इतना होता है और 18% इतना होता है, जितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको स्टॉक्सियो डिबेंचर में। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड इन मे 23 एमटीपी। सर पीछे चल रहे, मे 23 से फ्री हो गए, नवंबर 23 एग्जाम में पूछे गए नए क्वेश्चंस पे ध्यान दो। नवंबर 22 में, सॉरी नॉट 23, नवंबर 22 के एग्जाम्स में क्या हुआ, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे पुराने, पर उन पुराने क्वेश्चंस में एवरीवन इन द क्लास कुछ एक दो पॉइंट्स वो ट्वीक करते चले गए, जो अब हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिए, है ना, डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखा हुआ होगा, सर ए और टी दो कंपनी का अक्वायरर है, तो सिंपल सिनेरियो है, सिंपल सिनेरियो। वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करें, मर्जर के बाद ईपीएस क्या होगा, मर्जर के बाद एमपीएस क्या होगा, पोस्ट मर्जर इक्विवेलेंट ईपीएस क्या होगा, बेसिक चीज़ है, ये सब नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ नया पार्ट कितना सा था, ये सेकंड वाला। अगर कुछ छोटा सा भी नया पार्ट है तो आई थॉट लेट मी ऐड इट फॉर यू। वो बोल रहे हैं आप एक इन्वेस्टर हो टी लिमिटेड के, टारगेट के, है ना, आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं, क्या अपना स्टेक आप मार्केट में बेचना चाहोगे? तो हमने कहा रुको देखते हैं। आज आज मेरे लिए शेयर का मार्केट प्राइस है 14 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एमपीएस कितना हो जाएगा 15.65। मतलब मैंने आज बेच दिया तो मुझे 14 रुपया मिलेगा, और अगर मैंने नहीं बेचा, मेरे पास रख के रखेगा, राइट, तो जब वो शेयर मेरा, मुझे मेरे शेयर्स के बदले दूसरी कंपनी का शेयर मिल जाएगा एक्वायरर का, तो इक्विवेलेंट बेसिस पे उसकी प्राइस कितनी मुझे मिलेगी 15.65। तो क्या आज आप बेचना पसंद करोगे? जवाब है ना, क्योंकि नहीं बेचा और शेयर मेरा एक्सचेंज होकर एक्वायरर का मुझे मिलेगा तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी 15.65, जो टोटलिटी 100 शेयर्स के लेवल पे इतने का डिफरेंस क्रिएट करती है। ये था इसका पॉइंट। सर क्वेश्चन नंबर 10 नवंबर 22 में पूछा गया। सर इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज किया है, दो वर्ड्स चेंज कर दिए। जहां रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो है ना, वहां पे इंस्टीट्यूट ने शार्पे लिखा था, जहां रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी है वहां पे इंस्टीट्यूट ने ट्रेनर्स लिखा था। मैंने इनको इन दो टर्मिनोलॉजीज पे स्टूडेंट्स का ध्यान बना रहे, क्योंकि नवंबर 10 की आरटीपी में ये दो टर्मिनोलॉजी पूछ ली थी इंस्टीट्यूट ने, शार्पे और ट्रेनर की जगह। तो बच्चे को पता था बट वो ये भूल गया कि किसको क्या कहते हैं, तो इसीलिए फॉर प्रैक्टिस आई हैव इंक्लूडेड दिस, अदरवाइज द क्वेश्चन इज ऑल सेम एज नवंबर 22 एग्जाम पेपर, बहुत आसान। वो बोल रहे हैं 3 सालों का रिटर्न है, मार्केट से कोरिलेशन है, मार्केट आरएम और आरएफ आपको दिया है, बोले शार्पे फाइंड करो। शार्पे के लिए क्या चाहिए, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ डिवाइड बाय एसडी। सर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा क्या? सर पास्ट डेटा है, एवरेज कर दो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया तीनों का। आरएफ सर दिया है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, सर पास्ट डेटा है, एसडी फाइंड कर सकते हैं, है ना। पहले एवरेज करेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, जेड माइनस जेड बार लगा देंगे, राइट, और फिर वो स्क्वायर करके अंडर डिवाइड बाय 3 करके अंडर रूट करके वो सब हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा, मतलब ट्रेनर्स, मतलब सर बीटा भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो बीटा के लिए क्या चाहिए, बीटा के लिए क्या क्या चाहिए, मार्केट के साथ रेस्पेक्टिव का कोरिलेशन, फर्स्ट थिंग, मार्केट का वेरियांस, तो मार्केट का वेरियांस भी दिया है, मार्केट का वेरियांस दिया है ना, और एक और क्या दिया है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, तो वो आप ऊपर कैलकुलेट करके ही रखे हो। मतलब सर
तीनों शेयर्स के लिए इंडिविजुअली तीन चीजें कैलकुलेट करना है। एक तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, तो वो सिंपल सम डिवाइड बाय 3, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 8/3 का अंडर रूट 1.63, और उसका बीटा विच इज कोरिलेशन विद मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। प्लीज ध्यान रखना है वेरिएंस दिया है, इसको अंडर रूट करना तो फिर 3 आएगा। ये काम तीनों सिक्योरिटी के लिए करोगे तो पूरा डेटा हो जाएगा। शार्पेस वेरिएबिलिटी टेनर्स इज दिस, फॉर्मूला लिखा, तीनों को कंपेयर किया, और ये सब करने के बाद हमें रैंक भी देना है, मार्क्स उसी के मिलेंगे। हायर इज बेटर, सो द रैंक इज 1 2 3, हियर इट इज 1 2 3। ऑलराइट, क्वेश्चन पूरा मैथ्स कराना ऑब्जेक्टिव नहीं था, चीजें समझाना ऑब्जेक्टिव था, जो नवंबर 22 में पूछा गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। अगेन दिखने में पुराने वाले जैसा क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट नया था। क्वेश्चन कैसा है सर, 5-6 सिक्योरिटी दिए, सबका अपना अपना बीटा है। बोले अगर सब में इक्वल इन्वेस्ट किया तो बीटा कितना हो जाएगा, हमने कहा इन सबका वेटेड सिंपल एवरेज कर दो, पोर्टफोलियो का बीटा वो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, बोले 15% यहाँ इन्वेस्ट किया, 15 यहाँ, 10 यहाँ, और बचे अमाउंट बची हुई सिक्योरिटी में इक्वल इन्वेस्ट किया, बीटा कितना, हमने कहा फिर से वेटेड एवरेज बीटा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड आरएम दिया है, बीटा दिया है, आरएफ मिसिंग है, तो बोले आपका रिटर्न कितना सीएपीएम के अकॉर्डिंग, वो कैलकुलेट कर दिया आरएफ को इग्नोर करके, चलो ठीक है। फोर्थ पॉइंट नया है, वो बोले इतनों में से सिर्फ 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है। कौन सी सिलेक्ट करोगे, अगर मार्केट का रिटर्न 10% है पॉजिटिव तो। हमने कहा अगर मार्केट 10 से बढ़ेगा तो सिक्योरिटीज को तो हम चाहेंगे और ज्यादा से बढ़े, तो सबसे ज्यादा बीटा है इसका, सेकेंड बीटा है इसका, है ना, तो 1 2, और थर्ड बीटा है इसका 1 2 3। इस सीक्वेंस में शेयर को सिलेक्ट करेंगे। सर कितना कितना सिलेक्ट करें, सर बोल रहे हैं मिनिमम एक शेयर में 20% तो डालना ही है, तो हमने कहा जो बेस्ट है उसमें 60 डाल दो, सॉरी बेस्ट कहाँ है ये, जो बेस्ट है उसमें 60 डाल दो। तो डी वाले में 60 और एस और के में 20-20, डी वाले में कहाँ गया, डी वाले में 60, एस और के में 20-20, इनके बीटास आपके सामने, और ऐसे करके मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 1.72 हो जाएगा। और अगर वो बीटा हुआ तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये सीएपीएम की इक्वेशन है, आरएफ मिसिंग है ना, तो बचा क्या सिर्फ आरएम इंटू बीटा विच इज दिस, विच इज 17.2। सिमिलरली बोले अगर मार्केट बेयर है, बेयर फेज है, तो आप कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो हम चाहेंगे हमारे शेयर्स ऊपर जाए, मतलब नेगेटिव बीटा 60% तो यहाँ डाल दो, फिर भी दूसरे शेयर में 20-20 तो डालना पड़ेगा। तो कम से कम बीटा वाले स्टॉक ढूंढो कि मार्केट गिरे तो शेयर्स कम से कम गिरे, तो 20% इसमें डाल दो, 20% इसमें डाल दो, राइट। मतलब के पी और सी, के पी और सी, जिसमें से सबसे ज्यादा डाला आपने पी में बिकॉज ऑफ नेगेटिव बीटा, रेस्ट एवरीथिंग एवरीवन इज सेम। क्वेश्चन नंबर 11 में बस यही बेसिक था और कोई नई बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन इन द क्लास, फिर से क्या हुआ, नवंबर 22 में फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन अल्ट्रा बेसिक। बोल रहे भाई साहब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 7 साल वाले बॉन्ड में, जिसको 2 साल हो चुके हैं, मतलब अब बचे हैं सिर्फ 5 साल, जिसपे 8% कूपन रेट है, फेस वैल्यू 100 रुपया। तो हमने बोला अगर 8% कूपन रेट है तो 8 रुपया हर साल मिलेगा अगले 5 साल तक, और फिफ्थ ईयर में 100 रुपया मिल जाएगा। उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्राइस हम कितना दे सकते हैं विच इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अगर 4 पॉसिबल केस, रिटर्न 9% है, 7% है, 8.25 है और 7.75 है, मतलब या तो आप इसको अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल दो या फिर वाईटीएम बोल दो। इन चारों डिस्काउंटिंग रेट्स, इन चारों डिस्काउंटिंग रेट से जब मैंने वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड आउट की तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आंसर हमारे लॉजिकल आंसर से डिफर करता है, प्लीज ध्यान से सुनिए। बोल रहे अगर बॉन्ड पार पे अवेलेबल है, मतलब 100 रुपए पे अवेलेबल है, और 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मतलब 100 रुपए का 1% 1 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 101 रुपया। अब 101 रुपए पे अगर आपने कोई चीज खरीदी है, ध्यान से सुनना, 101 रुपए पे अगर आपने कोई चीज खरीदी है ना, और उससे फ्यूचर में आपको ये रिटर्न मिलेंगे, 5 सालों तक 8 रुपया मिलेगा और फिफ्थ ईयर में 100 रुपया मिल जाएगा। तो हाउ मच इज योर इफेक्टिव यील्ड, आप इमेजिन करो, इमेजिन करो ये वाईटीएम का क्वेश्चन होता तो आप क्या बोलते कि यार मेरे पास लगने वाला, आज लगने वाला 100 रुपए का आउटफ्लो है, और फ्यूचर में मिलने वाले 8-8 रुपए के से इनफ्लो है, और फिफ्थ ईयर में मिलने वाला 100 रुपया इनफ्लो है, तो मेरा वाईटीएम विच इज आईआरआर ऑफ द बॉन्ड कितना है, राइट। इस केस में वाईटीएम के जब इफेक्टिव यील्ड वर्ड यूज किया, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपया और लगा है, तो 101 रुपया लगा के जब सारे रिटर्न मिले तो इफेक्टिवली आप कितना कमा पाए, हमने कहा आसान है। जब जब ध्यान से सुनना, जब 7.75 का रिक्वायर्ड था तो बॉन्ड की वैल्यू 1.1.05 आई, 101.05 आई, विच इज ऑलमोस्ट 101, ऑलमोस्ट 101। तो हमने लॉजिक लगाया, प्लीज ध्यान से सुनिए, कि अगर अगर
डिस्काउंटिंग रेट 7.75 होता है इन कैश फ्लोज का। तो ये है आपके एफवीज जो फ्यूचर में मिलेंगे, ये है आपका डिस्काउंटिंग रेट, तो हमें आता है पीवी इतना। इस बार क्वेश्चन बोल रहा है अगर पीवी 101 है, एफवी तो फिक्स है ही, तो आपका रिक्वायर्ड आपका रेट ऑफ रिटर्न, वो जो रेट बैक कैलकुलेट आप करोगे वो कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 7.75 ही आएगा ना लॉजिकली। जी हाँ, ये इंस्टीट्यूट को करना था, लेकिन लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इफेक्टिव यील्ड की जगह करंट यील्ड कैलकुलेट कर दिया कि भाई साहब देखो हमें 8 रुपया मिलेगा हर साल, 101 का इन्वेस्टमेंट है, तो इफेक्टिवली हमने इतना कमाया। क्यों भाई, जब 101 आज लगाया है और जब रिटर्न में उसके अगेंस्ट रिडम्पशन वाले दिन सिर्फ 100 मिलेगा, तो वो जो 1 रुपए का लॉस है वो तो आपने कैलकुलेशन में कंसिडर किया ही नहीं, विच इज वेयर इट इज इनकरेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट प्लीज? ऑलराइट। थर्ड, बोल रहे हैं कि यार एक बात बताओ, अगर 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा जिसकी 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, मतलब 2% एक्स्ट्रा रुपया दे दिया, 102 रुपया दिया, तो वो 2% एक्स्ट्रा रिकवर करने में हमें कितने दिन लगेंगे? तो हमने कहा रुको, अगर पार का बॉन्ड है, अगर पार का बॉन्ड है, मतलब डू यू अग्री, पार के बॉन्ड को जब आप खरीदते हो तो उस पे मिलने वाला रिटर्न कूपन के बराबर होता है, मतलब आपका यील्ड, आपका YTM इज इक्वल्स टू 8% बिकॉज इट इज अ पार बॉन्ड। तो 8% का रिटर्न मिलता है 365 डेज में, बिकॉज YTM इज पर एनम। तो 8% जब 365 में कमाता हूं तो 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट करने में कितने दिन लगेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 डिवाइड बाई 8% इंटू 365 इज 91 डेज अप्रोक्सीमेटली। ये नवंबर 22 एग्जाम की सिचुएशन थी एवरीवन इन द क्लास। समझ रहे हो? गया नवंबर 22 आरटीपी में कोई बड़ी बात नहीं थी, नवंबर 22 एमटीपी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वैसे ये क्वेश्चन नवंबर 22 एमटीपी में फर्स्ट टाइम नहीं पूछा गया था, मई 21 की एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है ये मई, मुझे ऐसा याद आ रहा है मई 21 के ओल्ड कोर्स में पूछा गया था। मैं चेक कर सकता था बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम मैंने सोचा एज इट इज इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लो। अगर मई 21 के ओल्ड कोर्स में था तो फिर न्यू कोर्स वालों को ये नया लग सकता है। अगर नहीं था, अगर नहीं था और आपके ही एग्जाम में पूछा गया था न्यू कोर्स में, तो फिर आपको लोड नहीं लेना है, आप इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हो। अल्ट्रा क्विक समझा रहा हूं। देखो, फर्स्ट लेग मतलब आज आपने बोरो कितना किया, सेकंड लेग मतलब आपने रीपे कितना किया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, राइट? तो फर्स्ट सेकंड लेग रीपेमेंट क्या होता है? बोरोइंग इनटू 1 + r टू 1 + r इनटू n। तो रीपेमेंट इज इक्वल्स टू बोरोइंग इनटू 1 + r विच इज रेपो रेट। n कितने दिन की बात है? 9 डेज की। 9 डिवाइड बाय 360। तो हमने कहा रेपो रेट बैक कैलकुलेट किया तो आया 5%। बोले रेपो रेट इतना है ना, डर्टी प्राइस कितना होगा? मतलब वो बॉन्ड जिसके लिए आपको आज 2,06,0750 बोरो करने को मिल गया, उस बॉन्ड का प्राइस कितना होगा? तो हमने कहा देखो, पहली बात तो उसकी फेस वैल्यू समझो, पर बॉन्ड की रुपया 100 अज्यूम करते हैं। तो अगर टोटल 2 करोड़ की फेस वैल्यू के ऊपर ये ट्रांजैक्शन होना था, तो 2 करोड़ को जब हम डिवाइड करते हैं 100 रुपए से, तो पता चलता है 2 लाख बॉन्ड के ऊपर हमें चीज मिली है। अब इस टोटल वैल्यू जो हमें मिली है उसको 2 लाख से अगर हम डिवाइड कर देंगे, है ना, इस टोटल वैल्यू को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हर बॉन्ड के बदले कितना मिला। डू यू अग्री टू इट? हर बॉन्ड के बदले कितना, मतलब एक और चीज सुनना, इनिशियल मार्जिन 1.25% है, तो जितनी भी बॉन्ड की वैल्यू थी उसमें से 1.25% हट गया, मतलब 98.75% ही मिला। तो ये जो पर शेयर पर बॉन्ड जो मिला, दैट इज ओनली 98.75%। तो टोटल बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 100% कितना होगा जो हमें मिल पाया? जो भी आपकी पर बॉन्ड वैल्यू आ रही है ना, उसको 98.75 से डिवाइड कर दो, तो प्राइस पर बॉन्ड ऑफ 101.3 आ जाएगी। उसको सोचने का दूसरा तरीका कि सर आज जो भी मेरी फेस वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ बॉन्ड आ गए, इनटू डर्टी प्राइस मल्टीप्लाई किया, मतलब टोटल टोटल मेरे इतने वैल्यू, बॉन्ड्स के अगेंस्ट मुझे टोटल इतना मिलना था। लेकिन उसमें से तो इनिशियल मार्जिन कटा ना, 1 - 1 - 1.25% कटा। तो ये जो भी मेरी टोटल बॉन्ड की मार्केट प्राइस थी उसका सिर्फ 98.25 ही मिल पाया, और जब जाके वो मिला वो कितना था? 2,000,06750। तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग होगा, डर्टी प्राइस, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो 101.30। और बोले डर्टी प्राइस इतना है तो क्लीन कितना? हमने कहा डर्टी विच इज इंक्लूसिव ऑफ अक्रूड, वो माइनस कर दो तो क्लीन प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट
240 डेज पहले मिला गया था, जहां पे 360 इज द टोटल टाइम पीरियड एट द रेट ऑफ कूपन रेट ऑफ 6%। 13th क्वेश्चन एवरीवन एमटीपी का डन। मई 22 की एग्जाम में, है ना, ये क्वेश्चन पुराना है बट पर्टिकुलरली सिर्फ ये पार्ट नया है। जो अच्छे से इंस्टीट्यूट ने एक एम्बिगुअस लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा मुझे भी समझ नहीं आया, है ना, बट आई वांटेड टू इंक्लूड दिस सो दैट यू नो दैट दिस इज द क्वेश्चन अवेलेबल। क्या बोल रहे हैं कि यार हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम वो फॉरेन ब्रांच से लोन ले लें या फिर इंडिया से ले लें। हमने कहा अगर आपने इंडियन बैंक से लोन लिया तो टोटल रीपेमेंट 12,34,000 का है, और अगर फॉरेन ब्रांच से ले लिया तो 1178 का है। बोल रहे हैं आप सेकंड पार्ट में सुनना। बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक रिस्क, ऑब्वियसली इसीलिए तो फॉरवर्ड किया, एंड वांटेड टू हेज विद एन एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 30,000। बोले हम अगर ये चीज करेंगे ना तो 30,000 एक्स्ट्रा देके हेज करना चाहेंगे। तो अभी एडवाइस क्या है? हमने कहा एडवाइस फिर भी फॉरेन ब्रांच है, क्योंकि आपने 30,000 और दे भी दिया। पहली बात तो फॉरवर्ड खुद ही हेज्ड होता है, बट शायद उन्होंने एडिशनल एक्सपेंस वर्ड इसलिए लिखा है कि शायद फॉरवर्ड में लग रहा होगा कुछ पैसा। तो हमने कहा अगर एडिशनल 30,000 का एक्सपेंस लग भी गया ना तो भी यही फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि 55,000 बचा ना टोटल। 30,000 मेरे भाई लग भी गया ना तो भी कुछ तो बचेगा। इनका लिखने का तरीका ये होना था बट लिखा है इन्होंने कुछ और है, वो आप रीड कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, मतलब लिटिल दिमाग लगना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से देखना। बचा हुआ क्वेश्चन पुराना है, एक बार वीडियो को ऑफ करके यहाँ तक का क्वेश्चन खुद से देख लो। जिसमें बोल रहे हैं कि यार हमारे पास ये सब डिटेल्स है, हमारे पास कुछ डेटा मिसिंग है। म्यूचुअल फंड का वो मिसिंग वाले क्वेश्चन याद है? बोलते हैं कि कितना यूनिट्स अलॉट किया गया, एंड में वैल्यू कितनी हो गई, होल्डिंग पीरियड कितना था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट क्या थी, वो सब। बोले यार एक बात बताओ, अगले साल अगर यही यही 3 यील्ड मिलना एक्सपेक्टेड है तो क्या हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को चर्न कर देना चाहिए? हमने कहा जी हाँ, ये बेच दो ये बेच दो और दोनों का पैसा किस में लगा दो? सी में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न उधर है। हमने कहा चलो अच्छी डील है, इजी आंसर। ये था एफ पार्ट का आंसर जो नया है। डी पार्ट का आंसर सिर्फ यही नया है, वो भी ध्यान से सुनो। डी पार्ट में बोल रहा है कि भाई साहब अगर आपने इसको आज बेच दिया ना, आज बेच दिया 1 साल के पहले, क्योंकि देखो रेस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट में हमने कैलकुलेट किया तो पता चला इसको अभी 300 डेज हुए, इसको 124 डेज हुए, इसको 195 डेज हुए। तो सी को तो बेचने की बात ही नहीं आती, तो बेस्ट है ए और बी। मेरे भाई साहब अगर आपने इनको आज बेच दिया और अगर 365 डेज अगर आज नहीं हुए हैं तो 5% का एग्जिट लोड लग जाएगा। रूल है कि 1 साल के पहले बेचा तो 5% की पेनल्टी। अब बेचे कि नहीं? तो हमने कहा रुको सोचते हैं। हमने कहा 300 दिन हो चुके हैं, है ना, तीन कितने दिन बचे हैं साल कंप्लीट होने में? 65 डेज में, मतलब डिसीजन सिर्फ 65 डे का है। तो हमने कहा चलो सोचते हैं। अभी अभी पर एनम रिटर्न सी म्यूचुअल फंड में कितना है सर? 15%। ए म्यूचुअल फंड में कितना है? 9.733% जो दिया एग्जामिनर ने, है ना, ये वाला ये वाला। तो हमने कहा यार कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है टोटल? हमने कहा इसका डिफरेंस। लेकिन ये तो पूरे साल में मिल रहा है, अगले 65 डेज में कितना मिल जाएगा अगर ऐसा है? तो हमने कहा ये लो 65 डिवाइड बाय 365 इनटू द डिफरेंस। मतलब अगले 65 डेज अगर ये पैसा निकाल के यहाँ लगा भी दिया ना तो 0.94% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। और उसके लिए खोगे क्या आप? फिक्स 5%, फिक्स 5%, क्योंकि आप 65 डेज बाद कर दोगे ना इन्वेस्ट तो 5% नहीं खोगे। तो हमने कहा 65 डेज में ये हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करके बेनिफिट होना चाहिए। हमने कहा सिर्फ 0.94 का बेनिफिट। विल वी डू? नो। विल वी डू इट इन केस ऑफ बी? यस। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 124 डेज हुए हैं। 241 डेज में अगर मैं देखूं ना तो अगर इधर का इधर स्विच किया तो 11.18 का नेगेटिव बचेगा और 15% और मिल जाएगा। मतलब टोटल बेनिफिट 15 पॉजिटिव में से जब आप नेगेटिव 11.185 माइनस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 26% होता है। वो 26% 241 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 17%। मतलब अगले 241 डेज 17.28 कमा सकता हूं अगर मैंने स्विच कर दिया। तो अगर 5% लग भी गया एग्जिट लोड तो क्या बुराई है? तो हम बोलेंगे ए को स्विच मत करो, ए को 65 डेज बाद करना, लेकिन बी को आज ही कर दो स्विच टू द सी। दिस इज पॉइंट नंबर जी विच वॉज अ न्यू पार्ट इन दिस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के लिए डन। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन ऐसे देखा जाओगे ना तो आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन तो देखा हुआ है, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन में भी एक नई बात है जो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या ऐड कर दिया? दो एक बात है। बोले 8 लाख रुपए का आपको टोटल डिविडेंड मिला। तो हम जब भी, अब प्लीज सुनना क्वेश्चन कैसा है। बोले यार आपके पास
इतना रुपया आपने रेस किया था जिसमें से आपने इतना इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमने कहा देखो इतना रेस किया था, इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद इतना इतना डिविडेंड और सब कुछ मिला, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस इतना है। तो बोले ईयर एंड एनएवी कितना, तो हमने कहा जो भी कैश बैलेंस है वो, उसके अलावा हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स की एनएवी वाले दिन जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो विल बी माई टोटल एनएवी, ऐसे प्रोसीड करना था। अब इसमें दो बातें नई क्या आ गई, जब हमने कैश बैलेंस का कैलकुलेट किया तो यहाँ पे इन्होंने बोला डिविडेंड रिसीव 8 लाख, तो हमने वो तो कंसिडर कर ही दिया। इसके साथ बोले इंटरिम डिविडेंड 10% भी मिला। अब पहले बोले डिक्लेयर हुआ, तो हमें लगा डिक्लेयर हुआ, मिला नहीं, बट इंस्टीट्यूट ने इसको मिला अज्यूम कर लिया। कैश में बोले देखो इंटरिम डिविडेंड 25,000 शेयर पे 100 रुपए की एफपी पे 10% का डिविडेंड मिला, 2,50,000। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर इसमें तो बोनस शेयर भी है, तो आपने बोनस के ऊपर डिविडेंड अज्यूम क्यों किया, क्यों नहीं किया, सिर्फ ओरिजिनल 25,000 शेयर पे क्यों किया? क्योंकि पहले डिविडेंड की डिटेल दिए फिर बोनस की दिए, तो हमने वही सिचुएशन अज्यूम की कि पहले डिविडेंड मिला सिर्फ 25 पे और फिर 25,000 पे 1:10 के रेशियो पे, मतलब 2500 शेयर का बोनस शेयर और मिल गए, मतलब टोटल शेयर 27,500 हो गए, जिसकी वैल्यू बोले 15% से बढ़ गई, मतलब 320 की वैल्यू बढ़ के 368 हो गई, जो 27,500 शेयर्स की वैल्यू है। तो कैश बैलेंस कितना, 10 lakhs, है ना? आफ्टर रिसीविंग ऑल द इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग 10 lakhs कैश बैलेंस, शेयर्स की वैल्यू इतनी, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी, ये सारी वैल्यूज इतनी जो एग्जामिनर ने ऊपर हमें गाइड की है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो नहीं बता रहा हूँ जो पुराना क्वेश्चन का पार्ट है, सिर्फ नया नया पार्ट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। कूल। क्वेश्चन नंबर 16 में इसके अलावा कुछ बड़ी बात नहीं है सर। अब आपकी जब आपकी टोटल एनएवी आ जाती है तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, बाकी सब बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ी बात नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से एनएवी कम हो जाती क्योंकि कैश कम हो जाता है, वो भी कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो सर दिस ऑल्सो गेट्स डन, अलाउ मी अ मिनट, लेट मी थिंक। कूल। तो क्वेश्चन का रिदम अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो वही था कि भाई साहब 25,000 शेयर है, 25,000 शेयर है ना, जो 320 की प्राइस पे हमने इन्वेस्ट किए थे, वो 25,000 पे एडिशनल डिविडेंड 10% मिला, फेस वैल्यू 100 रुपया है, और उसके बाद बोनस दिया। तो इस वजह से पोर्टफोलियो में शेयर्स और डिविडेंड को लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, वो मैंने कर दिया। इसके बाद आएंगे सर क्वेश्चन नंबर 17 पे। मई 22 में इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा झटका दिया। आप बोलोगे सर क्वेश्चन फिर से पुराना है, यहां इसलिए लेकर आए क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसका सोल्यूशन कर दिया भाई रिवाइज। इंस्टीट्यूट ने इसका सोल्यूशन रिवाइज करके लॉजिकल कन्वर्ट कर दिया, मतलब इतना दर्द हुआ था ना इस दिन जिस दिन ये सोल्यूशन देखा, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट को, स्टूडेंट को सही सिखाते हैं क्लास में और फिर उसको बोलते हैं भाई गलत याद करके चले जा, है ना? जिन्होंने क्लास की वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि बाबू ये सही है और अब ये गलत याद कर ले। लेकिन अब स्टूडेंट एग्जाम में सडनली स्टूडेंट गलत करके आ गया सही जानते हुए भी, और इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में सही ला दिया, है ना? तो इस पे अब अगर बोला मैंने तो फिर अंदर का कैरी मिनाती जाग जाएगा, इसीलिए अभी चुप होना पड़ेगा। ठीक है, तो काम की बात सुनिए। काम की बात सर ऐसी है, यहाँ पे जो चेंज हुआ वो ध्यान से देखना। नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल, अगर मैं आपको 1 सेकेंड के लिए अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पर ले जाऊं तो आप समझते हो ना नॉर्मल। चलो कॉन्सेप्ट नोट छोड़ो, मैं यहीं बता देता हूँ, या फिर 1 सेकेंड चल ही लो यार भाई। नॉर्मल अगर एसएफएम के कॉन्सेप्ट नोट अगर मैं आपको ले जाऊं और अपन अगर बेसिक्स बेसिक्स वाला रिकलेक्ट करें, बेसिक्स ऑफ एसएफएम, तो उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पे एक फंडा एक्सप्लेन कर रखा है, क्या? फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग रेट वाला पार्ट, जिसमें मैंने बताया कि यार अगर इतने टाइम पीरियड के लिए अगर कोई फ्लोटिंग रेट डिसाइड होना होता है तो वो स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो जाता है। वो हो जाता है कि यार अगले 3 महीने के लिए रेट क्या होने वाला है, मतलब 3 मंथ लाइबॉर क्या होने वाला है, 8% पर एनम। डिसीजन यहाँ होता है उस इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर इस रेट पे कोई लोन लेता है तो उसका पेमेंट सेटलमेंट डेट वाले दिन होता है। इस डेट को फिक्सिंग डेट, रीसेट डेट कहते हैं, इस टाइम पीरियड को रीसेट पीरियड कहते हैं और उसको सेटलमेंट डेट कहते हैं। ये कंसेप्ट था। इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्या करा, जब ये डेट यहाँ की डेट देके बोलता है कि 8% का रेट है, अभी तक हो रहा था इस डेट को लेकर वो बोलता था 8% का रेट है, तो हम मान लेते कि अच्छा चलो इसी टाइम पीरियड का है वो रेट। लेकिन सडनली क्या हुआ, वो लॉजिकल वाला मानने लग गया। उसने बोला देखो मैंने इस तारीख को 8% का रेट दिया, तो ऑब्वियसली वो पास्ट का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो रेट डिसाइड होता है वो तो फ्यूचर पीरियड के लिए डिसाइड होता है। तो उसने 8% के रेट को नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हाफ का मान लिया, ये उसने कर दिया, जो हमने भी अब ऑब्वियसली फॉलो करने लग गए। ठीक है, उसने बोला रीसेट डेट
31, 12, 18 है, मतलब ये इस वाले 6 महीने का नहीं है जो 31, 12, 18 को एंड हो रहे हैं, ये उस 6 महीने का है जो 31, 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब जो अगले 6 महीने, मतलब 2019 का जो फर्स्ट हाफ है ना, ये 2018 के सेकेंड हाफ के एंड में जो रेट डिसाइड हुआ है वो 19 के फर्स्ट हाफ पे अप्लाई होता है। सर इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि भाई नंबर ऑफ डेज चेंज हो गए, कहीं 181 था फिर वहां 184 हो गया, जो भी लाइबॉर था उसमें प्लस 0.5 करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना फॉर रेस्पेक्टिव डेज। कैप और फ्लोर का देख लेना कहाँ एक्टिवेट, कहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर देना। एक्सेप्ट explaining this small funda, everything is same as it was there already in the study material. Question number 17th, everyone in the class done? Question number 18th, नया क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इजी है जिसकी कोई हद नहीं है ना? तो क्वेश्चन नंबर 18th हम डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है? 18th हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इजी, बस लेना था आप लोगों के लिए इसके लिए ले लिया। क्वेश्चन नंबर 19th भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का बहुत इजी क्वेश्चन, हम क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आने थे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे, कंफर्ट रहे, तो हम ये क्वेश्चन यहाँ तक लेकर आए, ठीक है? अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है सर, सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना, इंटरेस्ट ऐड बैक कर देना, एबिट आ जाएगा, टैक्स डिडक्ट करना, नोपैट आ जाएगा। तो देखो ये आ गया नोपैट, नोपैट में से कैपिटल चार्ज माइनस करना है, तो कैपिटल टोटल इतना है जिसमें से वैक कैलकुलेट करके कैपिटल चार्ज माइनस कर लेना, ये रहा आपका वैक का कैलकुलेशन। तो नोपैट में से जब कैपिटल चार्ज माइनस करते हो तो ईवीए आ जाता है, राइट? और फिर मार्केट वैल्यू जो 900 डायरेक्टली दी है पूरी कंपनी की, मतलब इंक्लूडिंग डेट, उसमें से तीनों की बुक वैल्यू, तीनों तीनों नहीं मतलब टोटल ऑफ इक्विटी ऑफ 500 एंड टोटल ऑफ डेट ऑफ 250, 900 में से 750 माइनस करोगे तो 150 का डेट मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगा। ऑलराइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। अदरवाइज इस क्वेश्चन में एक भी ध्यान रखने जैसी बात नहीं है, एक एम्बिग्विटी है जो बताना नहीं चाह रहा था बट मन में आ रही तो प्लीज बता लेने दीजिए। क्या होता है, नॉर्मल रूल है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में जो पूरा कैलकुलेशन ऑफ वैक होता है, जो पूरा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल चार्ज होता है ना, मतलब टोटल कैपिटल इनटू वैक, ये सब जगह जहां जहां कैपिटल यूज में आ रहा है ना, आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेते हो ना कि बुक वैल्यू। डू यू एग्री टू इट? ना, मार्केट वैल्यू लेते हो, वेट्स एवरीथिंग इज टू बी मार्केट वैल्यू, टोटल कैपिटल शुड आल्सो बी मार्केट वैल्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन है जहां पे इंस्टीट्यूट ने बुक वैल्यू ले लिया। सर क्यों? क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि 900 रुपीज जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विच इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट। तो शायद इंडिविजुअल ब्रेकअप नहीं है इसलिए, फिर भी चाहते, वो अगर चाहते फिर भी, तो हो सकता था ना वो डिबेंचर का बुक वैल्यू अज्यूम कर लेते और बचा हुआ पूरा इक्विटी का मार्केट वैल्यू बोल देते 900 में, राइट? बट जो उन्होंने किया वो मैंने आपको बता दिया और हमें भी वही याद करके जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, कूल। सर क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 में पूछ रखा था, है ना? मुझे पर्टिकुलरली अगर बिल्कुल एज इट इज देखा जाए तो ये क्वेश्चन नया है, इसलिए मुझे फाइल में लेकर आना था, राइट? ये क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो, मार्जिन के ऊपर है कि भाई एक निफ्टी है जिसका 50 साइज है और आज मार्केट में प्राइस इतना है, मतलब 4,50,000 का पोजीशन लोगे अगर आपने उस निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन लिया तो 8% इनिशियल मार्जिन है और 6% मेंटेनेंस। हमने कहा ये दोनों भाई मार्जिन है। अब बोले आज प्राइस इतना था, नेक्स्ट डे अगर प्राइस इतना हुआ तो फायदा है नुकसान? सर फायदा नुकसान तो डिपेंड करता है पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट। तो जब जब फायदा हो मार्जिन को, 1 सेकेंड, जब जब फायदा हो बाय द अमाउंट ऑफ फायदा मार्जिन को बढ़ा देना, जब जब नुकसान हो बाय द अमाउंट ऑफ नुकसान मार्जिन को कम कर देना। जब मार्जिन का बैलेंस इनिशियल मार्जिन से कम आ जाए तो फिर अ, उसको रेक्टिफाई कर लेना, उसको वहां पे मार्जिन कॉल ले आना, मार्जिन कॉल टू मेक श्योर दैट योर मार्जिन इज बैक टू द ओरिजिनल मार्जिन। ओरिजिनल मार्जिन, गिव मी अ सेकेंड ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे दिख रहा है, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। 89696 8% 5
720 9170 680। ऑल राइट, तो ये नंबर शायद यहाँ पे सर गलत डल गया है ना। ये जो नंबर है ना, ये 36 680 होना चाहिए। 36 680 एक बार कंफर्म कर लेना, ये नंबर सही है मोर और लेस। ये नंबर 36 680 होना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट माय इनिशियल मार्जिन वाज। सिमिलरली ये भी 36 680 होना चाहिए, बट अदरवाइज फंडा सेम है। आपने डेरिवेटिव्स में पोजीशन ली, ये सब आपको पता है बातें कि डेरिवेटिव्स में जब प्राइस चेंज होती है तो मुझे गेन लॉस होता है। उस गेन लॉस को मार्जिन से एडजस्ट करना, और मार्जिन का फिर बता देना कहाँ पे मार्जिन कॉल आ रहा है अगर वो लेस देन इनिशियल मेंटेनेंस मार्जिन गया है तो। और मार्जिन कितना लाओगे टू मेक माय मार्जिन बैलेंस इक्वल्स टू इनिशियल मार्जिन, नॉट मेंटेनेंस मार्जिन। कूल। 20th डन। अब ये वीडियो में आपको लगेगा सर आप तो उड़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली यार इस पॉइंट पे जितना क्लोज हम एग्जाम में खड़े हैं, सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट, डेली 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 सेटलमेंट, एवरीथिंग, वो सारी चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, तो मुझे वो पॉइंट्स बताने जो एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होगा, ना कि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो दैट इज डन पीपल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इजी क्वेश्चन, बट नया क्वेश्चन इसीलिए लेकर आए, अदरवाइज बहुत इजी। बोल रहे आपने 1000 शेयर खरीदे जिसका बीटा 1.2 है और उसका मार्केट प्राइस 700 है, मतलब आपके पास 7 लाख रुपए का पोर्टफोलियो। इसको अगर आपको हेज करना है तो निफ्टी फ्यूचर 17,500 पे कोट हो रहा है, जिसका इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर 50 है। तो बोल रहे हम हेज करने के लिए कैसे हेज करें, अगर निफ्टी का यूज करना है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला, वन कॉन्ट्रैक्ट से हेज करो। बोले अब निफ्टी अगर 10% से बढ़ा तो क्या होगा, तो हमें उसे जस्टिफाई करके दिखाना है कि देखो निफ्टी अगर 10% से बढ़ा ना, तो हमें शॉर्ट पोजीशन ऑफ, सॉरी माय बैड, निफ्टी 10% से, माय बैड, हाँ, निफ्टी 10% से बढ़ा तो क्या होगा, तो हमने कहा निफ्टी बढ़ा ना, निफ्टी बढ़ा और हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है, तो हमें 10% से देखो इतने का लॉस हो गया। शॉर्ट पोजीशन पे कुछ बढ़ता है तो लॉस। लेकिन निफ्टी बढ़ा तो हमारे पोर्टफोलियो में 1.25 का बीटा है, तो 10 की जगह हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा 12.5 से 7 लाख के ऊपर, तो इतने का गेन। और गेन और लॉस एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, इस बात को सिर्फ जस्टिफाई करके दिखाना था। ऑलराइट, ये इसमें एक पार्ट था जो अगेन इजी है, दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये आप बोलोगे सर ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ, पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट ने इस अटेम्प्ट में ये वाला पार्ट एक इंक्लूड कर दिया। मोस्टली नवंबर 22 का इंक्लूजन था, जिसमें बोले यार कि आप यूएस से खरीदते हो तो इतना इनफ्लो आउटफ्लो होता है। ठीक है, आप रुपी में खरीदते हो ना कोई चीज, तो इतना इनफ्लो आउटफ्लो होता है नेट नेट। और बोल रहे हैं अगर आपने तो क्वेश्चन का थीम ऐसा है कि अभी आप इंडिया से कुछ लेदर इंडिया से परचेज करते हो, बट इंडिया में बहुत महंगा पड़ रहा है ना, तो आप यूएस सप्लायर से इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हो। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है कि यार ये जो यूएस डॉलर के इनफ्लोज आउटफ्लोज दिए नेट नेट, ठीक है, इन इनफ्लोज आउटफ्लोज में इंपोर्ट जो हमने यूएस सप्लायर से किया उसकी कॉस्ट माइनस हो गई है, ताकि हमें तो कोई नेट नंबर देगा ना। ठीक है, मतलब ये जो 5 7 और 8 1 2 3 ईयर में आ रहा है, ये जो कैश फ्लोज जब हमें हाई, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इन कैश फ्लोज को जब हम एग्जामिनर ने हमें बताया, तो इंपोर्ट करने में जो लेदर की कॉस्ट है वो माइनस हो चुकी है, बिकॉज नेट नेट यूएस डॉलर वर्ड यूज किया गया। तो हमने कहा ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर आप यूएस से इंपोर्ट नहीं करते और इंडिया से वो लेदर परचेज करते, जो अब आप नहीं कर रहे हो, तो आपका इतने इतने अमाउंट की कॉस्ट लगती रुपी टर्म्स में, मतलब रुपी लैक्स में। कूल। तो हमने कहा इस नंबर का क्या मतलब है, कुछ यूज ही नहीं है ना भाई, क्योंकि आप यूएस से इंपोर्ट कर रहे हो तो उतना आउटफ्लो वहां हो रहा है, कितना, ये वाला। और इंडिया में जो सेलिंग हो रही है वहां से इतना इनफ्लो हो रहा है, और यूएस में भी इट इज नेट इनफ्लो बट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ लेदर, राइट। मतलब इफेक्टिवली इसका कोई यूज नहीं आना था। यहां कोई मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं लगा रहा हूं कि मैं यहां नहीं करूंगा और यहां करने लग जाऊंगा तो ये मेरा इनफ्लो हो जाएगा। यहां कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसिडरेशन था नहीं। मतलब इन माय कैलकुलेशन 450 500 600 ऑल सच वैल्यूज
शुड नॉट हैव बीन कंसिडर्ड, बट इन्होंने कंसिडर कर ली। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था आप तक इंस्टीट्यूट का ये नया वाला क्वेश्चन और उनका एज इट इज इलॉजिकल एम्बिगुअस सॉल्यूशन पहुंचाना। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, कूल। ठीक है, दैट वाज द ओनली न्यू पार्ट इन द क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया तो 1 मिनट रुक के क्वेश्चन पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फंडा सिंपल था कि भाई अगर यूएस में कोई कॉस्ट दे ही रहे हैं और ये कैश फ्लोस उस कॉस्ट को कम करके आ रही है, तो फिर से वापस उस कॉस्ट को क्यों कम करें हम? जब आप बता रहे हो कि एनपीवी फाइंड आउट करो, फाइंड आउट इफ द प्रोजेक्ट मेक सेंस, तो 2 बार कॉस्ट माइनस करे क्या लेदर की एंड देन भी गाइड क्यों, क्या देन भी गाइड यू क्या? नहीं, एक ही बार, बट क्यों 2 बार किया? जवाब मेरे पास नहीं। ठीक है, दिस इज योर इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 22 डन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो नवंबर 21 के एमटी में पूछा गया था। ये नया क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा ये क्वेश्चन आप घर से करके जाओ और एग्जाम में भी करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी ज्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन करने में आप टाइम वेस्ट करोगे दुनिया भर का, और क्वेश्चन में सीक्वेंस है। मतलब यहां पर्टिकुलर कोई गलती हो गई तो वो अगले स्टेप में गलत करेगा, वो उसकी अगली स्टेप को गलत करेगा, वो अगले उसके स्टेप को गलत करेगा, और अल्टीमेट आंसर आते आते तो आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। करेक्ट? तो टाइम ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा, मेहनत ज्यादा, तो अल्टीमेटली आई इंक्लूडेड, क्योंकि फिर आप ब्लेम नहीं करोगे सर नया क्वेश्चन था फिर भी आपने इंक्लूड नहीं किया, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू डू इट। ऑलराइट, और इस वीडियो में भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है। कूल, एनपीवी कैलकुलेट करना एक प्रोजेक्ट की, चाहोगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन इजी है बट लेंथी है। कूल, ऑलराइट। So sir, this completes your entire discussion on all around 23 questions which are newly asked by institute in the RTPs, MTPs and exam paper from November 21 released till date for November 23. Alright, तो अगर इस वीडियो में आपको सेंस लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, सेंस है तो वॉट एवर यू फील कॉमेंट कर दो, बिकॉज दैट्स हाउ द वीडियो विल रीच टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड यप, बने रहिए, एग्जाम के लिए मेहनत करते रहिए, है ना, और बहुत सारी चीजें आप तक आने वाली है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।